तो बच्चों, आज हम आपको फ्लेमिंगो का तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा जल, गहरा पानी। इसके जो लेखक हैं, जिनका नाम है विलियम डगलस। क्या नाम है? विलियम डगलस, WILLIAM, विलियम डगलस, DAUGLAS। आप लोग को बोले थे कॉपी किताब लेके बैठने के लिए, कॉपी किताब लेके बैठिएगा। इनका जन्म जो है 1898 में हुआ और मृत्यु इनका जो है 1980 में हुआ। ये अमेरिका के मिनेसोटा नामक जगह पे जन्मे थे और 2 बार ग्रेजुएशन किए, एक बार इंग्लिश ऑनर्स से, एक बार इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। उसके बाद यह याकिमा नामक शहर में एक स्कूल में पढ़ाने लगे और पढ़ाई में फिर 2 साल पढ़ाने के बाद इनका मन नहीं लगा, तो फिर इसके बाद ये वकालत का काम शुरू किए, वकील बने और वकील होते हुए जज बने। जज से होते हुए जो है उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके कानूनी सलाहकार बने और 1975 में रिटायरमेंट लिए। 36 साल उस पद पर रहे और उसके बाद 75 में रिटायरमेंट लिए। रिटायरमेंट होने के बाद 1980 में इनका देहावसान हुआ। तो रिटायरमेंट और देहावसान के बीच जो 5 साल का फासला था, इन्हीं 5 सालों में उन्होंने एक किताब का लेखन किया। उस किताब का नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिस किताब में उन्होंने अपने पूरे जीवन की गाथा को लिखा है, जब से वो होश संभाले और मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने अपने बातों को लिखा है। तो उसी किताब से एक हिस्सा काट करके ये चैप्टर बनाया गया है। जब लेखक साहब 10-11 साल के थे, उस समय उसके जीवन में क्या घटना घटी थी, उन्हीं घटना का जिक्र इस पाठ में किया गया है, जिस पाठ का नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। तो अब आइए हम लोग इस पाठ के सारांश को समझते हैं कि कैसे क्या उन्होंने किया। जब लेखक साहब का उम्र मात्र 3 साल का था, 3 या 4 साल का, तो इनके पिताजी इनको मॉर्निंग वॉक कराने के लिए कैलिफोर्निया तट पर ले गए थे। इनका जहाँ घर था उसके दूसरी ओर समुद्र का तट था, समुद्र का किनारा था, जिसे कैलिफोर्निया बीच कहते थे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ले गए थे। पानी बड़ा शांत था, सब कुछ अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। ये लोग दोनों बाप बेटा जो हैं किनारे खड़े थे, समुद्र के किनारे। तभी अचानक से एक तेज लहर आई और लेखक के पिताजी के तो कमर तक हुआ, लेकिन चूंकि लेखक 3 या 4 साल के थे, छोटे थे, तो पानी, समुद्र का लहर जो था वो न सिर्फ लेखक साहब को ढक लिया, बल्कि लेखक साहब को गिरा भी दिया। हालांकि वो अपने पिताजी को पकड़े हुए थे, फिर भी वह जो है वो पानी उसको ढक करके गिरा दिया और एक क्षण के लिए लेखक साहब को महसूस हुआ कि जैसे कि सांस मेरा रुक रहा है, चल जा रहा है। लेकिन समुद्री लहर जो होता है बहुत क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए आता है, तो आता है फिर जो है कि चला जाता है। तो आया और बालू में उधर जाकर के विलीन हो गया। लेकिन उतने कम समय में ही लेखक साहब को पानी के डर उसके अंदर में पैदा करके चला गया। लेखक साहब चूंकि बच्चे थे, छोटे थे, बच्चे का हृदय कोमल होता है। उसके हृदय में अगर बचपन में ही कोई डर सब बैठा दिया जाए, जो होल लाइफ उसके हृदय में बना रहता है। बच्चे के हृदय को मिट्टी के घड़े, कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह कहा जाता है। उसमें अगर कुछ लिख दिया जाए और फिर बाद में वो पका दिया जाए, तो फिर वह लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। उसी प्रकार से लेखक साहब के हृदय में पानी का डर समा गया। इसको बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी का डर। यह बचपन से ही 3 या 4 साल की उम्र से ही उनके हृदय में आ गया। अब लेखक साहब को उनके पिताजी उठाए और उठाने के बाद, हालांकि रो रहे थे, तो पिताजी मना किए कि अरे तुम्हें बहादुर बच्चा है, शांत हो जाओ। उसके बाद वह उठ करके खड़े हो गए।
उठकर वह खड़े तो हुए, लेकिन पानी का डर परमानेंटली अस्थायी रूप से उनके हृदय में आ चुका था। अब लेखक साहब बड़े होने लगे। जब बड़े हो रहे थे तो जैसे कि मानो पानी का डर उनके साथ बड़ा हो रहा था। जब वो 10-11 साल के हुए तो लेखक साहब के घर के दूसरी ओर एक नदी थी जिसका नाम था याकीमा, YAKIMA, याकीमा। वह नदी लेखक साहब के घर के दूसरी ओर था और जो समुद्र का किनारा था वो दूसरी ओर था। तो यह जो नदी थी याकीमा, इसी नदी के ऊपर इस शहर का नाम पड़ा था याकीमा शहर। तो यह नदी बहुत ही खतरनाक थी। इसमें प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई डूब करके बह के मर जाता था। इसकी गहराई 9 फीट थी और तेज बहाव था। तो लेखक साहब इसी नदी के किनारे एक तट था जिस तट का नाम था YMCA पुल, YMCA पुल। वह जो YMCA पुल था वह अन्य तटों की अपेक्षा सुरक्षित था। नदी के जो अन्य तट थे उस तट की अपेक्षा यह तट सुरक्षित था, क्योंकि इसकी गहराई मात्र 2-3 फीट ही थी। तो लेखक साहब अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी तट पर तैरना सीखने के लिए जाया करते थे और पानी का डर जो 3 या 4 साल की उम्र में उनको आया था वह भी दूर भगाने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए जाया करते थे। हालांकि उनकी माँ जो है मना करती थी, क्योंकि उनकी माँ जानती थी कि मेरे बेटे को तैरना नहीं आता है और साथ ही पानी का डर भी उनके हृदय में है, इसलिए वह मना करती थी। लेकिन लेखक साहब नहीं मानते थे और चल जाते थे। रात में जब माँ के साथ सोते थे तो माँ उसको कहानी सुनाती थी। वह जो आदमी प्रत्येक वर्ष इसमें जो डूबता था इस नदी में, उसी की कहानी सुनाती थी ताकि मेरा बच्चा डर जाए और वहां ना जाए। लेकिन लेखक मानते नहीं थे और चल जाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे हल्का फुल्का पानी का डर कुछ कुछ कम हो रहा था और कुछ कुछ हल्का हल्का वो तैरना सीखे थे। तभी एक भयानक घटना उनके साथ हो गया। हुआ यूं कि एक दिन लेखक साहब उस तट पर कुछ जल्दी पहुंच गए। उसके मित्र लोग नहीं आए थे और दूसरी बात यह भी था कि वहां कोई और लोग भी नहीं था। एकदम सट तट जो है सुनसान था, पानी भी शांत थी, हवा भी शांत था और कोई नहीं था वहां पे। लेखक साहब सोचे कि हमारे मित्र लोग आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, इसीलिए वह उस तट के ऊपर इंतजार करने लगे। बैठ करके मैंने तट के ऊपर बैठ करके इंतजार करने लगे और वो बैठे थे जी आकार में। आप लोग बड़े का जी, बड़ा जी जो होता है ABCD में जी जो बड़ा आकार का होता है, उस जी आकार में उस तट पर बैठे थे और अपने मित्रों का इंतजार कर रहे थे। अभी कुछ समय ही गुजरा था, तभी एक हट्टा कट्टा लड़का, मोटा ताजा, एक्सरसाइज बॉडी, मतलब गोल मटोल नहीं, एक्सरसाइज बॉडी जिसको बोलते हैं, वो एक्सरसाइज बॉडी वाला हट्टा कट्टा लड़का। लेखक साहब का उम्र 11 साल था, उस लड़के का उम्र जो है 18 साल था। लेखक साहब दुबले पतले थे, वो लड़का मोटा ताजा था। वह पीछे से आया, लेखक साहब के पीछे से आया, वो भी चुपके से आया और वह लेखक साहब का दोस्त नहीं था, वह कोई गैर लड़का था। वह पीछे से आया, बदमाश लड़का था। वो आते ही लेखक साहब को मात्र इतना ही बोला कि क्या रे दुबले, तुम तैरना चाहते हो? इतना कहते ही वो लेखक साहब को उसी जी आकार में उठा लिया और उठा करके एकदम से अचानक नदी में फेंक दिया और बोला कि जाओ तुम तैरो। अब लेखक साहब के लिए तो बहुत ही परेशानी का स्थिति उत्पन्न हो गया। परेशानी किस बात की थी? पहला परेशानी तो इस बात की थी कि लेखक साहब को तैरना नहीं आता था। दूसरी परेशानी थी कि पानी का डर जो उनके हृदय में समाया हुआ था पहले से भी। और तीसरी परेशानी ये थी कि घटना जो अचानक हो गई, अगर लेखक साहब पानी में टो करके जाते तो एक बात अलग होता, अचानक उठाया, अचानक फेंक दिया। तो ये जो घटना हुई जिसके वजह से लेखक साहब की परेशानी बढ़ गई। तो लेखक साहब की परेशानी बढ़ गई और वह उसी जी आकार में नीचे
पानी में, नदी में वो जाने लगे। तो कभी वह सांस छोड़ते तो पानी पीने लगते, सांस बंद करते तो दम घुटने जैसा महसूस होता। लेकिन लेखक साहब दिमाग लगाए, वो सोचे कि एक काम ऐसा करते हैं कि सांस को रोकते हैं और हिम्मत बांधते हैं, बेहोश नहीं होंगे, जो होंगे होंगे लेकिन बेहोश नहीं होंगे। यही सोच करके वह नीचे उसी जी आकार में जा रहे थे। जाते जाते जो है एक योजना बनाए और सोचे कि जब हम तलहटी में जाएंगे, एकदम नीचे जब तलहटी में जाएंगे तो हम जोर से जंप करेंगे, और जब जोर से जंप करेंगे तो अचानक पानी के ऊपर फेंक दिए जाएंगे, उसके फिर हाथ में मार के किनारे आ जाएंगे। यही योजना के साथ वो नीचे जा रहे थे। लेकिन 9 फीट की गहराई उन्हें 90 फीट जैसी महसूस हो रही थी। क्यों ऐसा महसूस हो रहा था? क्योंकि दुख का समय जो होता है वो ज़्यादा लंबा प्रतीत होता है। सुख का समय लगता है कि कब गुजर गया, लेकिन दुख का समय लगता है कि गुजरते नहीं गुजरता है। जैसा बच्चों, आप लोग को उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि रात में 12 बजे और या 1 बजे आपको अचानक दांत दर्द शुरू हो गया, माथा दर्द शुरू हो गया, जिसकी दवा घर में नहीं है, सुबह को उपाय है, डॉक्टर साहब सुबह ही मिलेंगे। तो उस दर्द के साथ अगर रात भर जगिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि रात जो है बढ़ते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आराम से सोइएगा तो आपको लगेगा कि अरे सुबह तो बहुत जल्दी हो गया, अभी तो और रात रहता तो और सो रहते। उसी प्रकार से लेखक साहब को वह 9 फीट की गहराई 90 फीट जैसी महसूस हो रही थी। जब वह नीचे पहुंचे तलहटी पर तो बहुत जोर से, अपनी ताकत जितनी उनके पास थी उतना ताकत से वो जो है जंप किए। लेकिन एक तो पानी में ज़्यादा ताकत नहीं लगता है, और दूसरा कि वह पानी का डर उनके पास था। तो इन्हीं सारे वजहों से जो है वह ताकत जोर से नहीं लगा पाए, और जैसा वो सोचे थे कि हम अचानक ऊपर फेंक दिए जाएंगे, उसके जगह पर वह धीरे धीरे ऊपर आने लगे। जब धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तभी क्या हुआ कि बीच में जब पहुंचे, न ऊपर न नीचे न बीच में पहुंचे जब, तो आंख खोले तो एकदम काला काला गहरा गहरा जब पानी देखे तो उनको जो पानी का डर आया था 3 या 4 साल की उम्र में, वह एकदम से अस्थायी रूप से परमानेंटली उनके दिलो दिमाग को जकड़ लिया, और वो बिजली का झटका जैसा महसूस कर रहे थे, और हाथ और पांव ऐसे चला रहे थे कि जैसे कि मानो कुछ पकड़ा जाए, डूबते को 3 का सहारा, लेकिन हाथ और पांव में पानी ही पकड़ा रहा था, कुछ नहीं पकड़ा रहा था। जैसे कि आप लोग, उदाहरण में समझाता हूं कि रात में कोई बुरा सपना अगर देखे होंगे चोर या भूत का, तो आप लोग को महसूस होता होगा कि चोर या भूत जो भी है वो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं भाग रहा हूँ, भाग ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन सारा प्रयास विफल हो रहा है। उसी प्रकार से लेखक साहब प्रयास तो कर रहे थे लेकिन सारा प्रयास विफल हो रहा था। वह ऊपर आए तो मात्र माथा, आंख और नाक ही ऊपर आया, इतना से नीचे जो है पानी में ही रहा। वह कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आवाज भी जैसे कि मानो कोई दबा दिया हो। वो हाथ पांव को ऊपर करना चाहे कि मारेंगे पानी में, लेकिन हाथ पांव ऊपर नहीं हो पाया। जैसे कि मानो कोई चीज नीचे उनको खींच रहा हो, जैसे कि मानो हाथ और पांव जो है कि लकवा मार दिया हो, जैसे कि मानो कि हाथ पांव जैसे मृत शरीर का हाथ पांव हो, जब आदमी मर जाता है तो उसका हाथ पांव टाइट हो जाता है, उसी प्रकार से हो गया। और वो दूसरी बार जो है वो नीचे जा रहा था, जाने लगे। मतलब कि वह जो लड़का फेंका था वो समझिए कितना बदमाश था कि वह वहां पर उस जगह पर खड़ा था। अगर फेंक दिया था गलती से या मजाक से जो भी, लेकिन जब देख रहा था कि वो लेखक साहब डूब रहे हैं, तो अगर उसको तैरना आता था तो बचाना चाहिए था, नहीं आता था तो हल्ला करना चाहिए था, लेकिन वह जैसे लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो वह देख रहा था। इधर लेखक साहब जो है दोबारा जो है पानी में जाने लगे। इस बार जो है कि हिम्मत हार चुके थे। वह सांस को एक बार छोड़े तो सारा पानी निकलने लगे, फिर सांस को रोके तो दम घुटने लगा। अब सोचे कि एक बार और हिम्मत करते हैं, सांस को रोके
और सोचने लगे कि अब बेहोश नहीं होंगे, एक बार और हिम्मत करते हैं। लेकिन किसी एंगल से उसे नहीं लग रहा था कि हम जीवित हैं। माथा का दर्द करना, हृदय का धड़कना ही बता रहा था कि हम जीवित हैं, और वह इसी हालात में नीचे जा रहे थे। जब वो फिर दोबारा जब नीचे जा रहे थे, तो फिर रास्ते में ही, मतलब ऊपर और बीच में जब जा रहे थे, नीचे की ओर जा रहे थे, तो वह रास्ते में ही जो है फिर से योजना बनाया कि अबरी जब नीचे जाएंगे तो एकदम पूरा ताकत से, जो भी ताकत होगा उससे जब जंप करेंगे नीचे और अचानक ऊपर फेंक दे जाएंगे, उसके बाद हाथ पांव मार के किनारे आ जाएंगे। और इस बार जो है कि फिर वो जब जा रहे थे नीचे, और नीचे जब पहुंचे तो जितना उनके पास ताकत बचा खुचा था, सारी ताकत के साथ वो जंप किए। और जंप करने के बाद वो जैसा सोचे थे कि हम अचानक ऊपर फेंक दिए जाएंगे, उसके जगह वो ऊपर धीरे धीरे आने लगे। मतलब कि दोबारा भी बात नहीं बनी। और जब बीच में आए, ऊपर और नीचे के बीच में, तो आंख खोले तो एकदम गहरा गहरा काला काला पीला पीला पानी जो देखे, तो पानी का डर समझिए कि एकदम अस्थायी रूप से उनको जकड़ लिया। और वह ऊपर तो आए, लेकिन मात्र इतना ही आ पाए, माथा, नाक और आंख, उसके नीचे वो नीचे ही रहे। हाथ और पांव को चाहे कि हम ऊपर करें, लेकिन नहीं हुआ। एकदम जकड़ लिया गया था, टाइट हो गया था, लकवा सा मार दिया था, ऐसा लग रहा था। उसके बाद अब तीसरी बार वह नीचे जाने लगे, और जब तीसरी बार नीचे जाने लगे तो अब वो टोटली हिम्मत हार चुके थे, और सांस को छोड़ दिए, और पानी उनी हवा हुआ सब लेने लगे, और बेहोश हो गए। आधी बेहोशी में अपनी माँ को याद किए, अपनी माँ जो उनको जन्म दी थी, कोई देवी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी की नहीं, बल्कि अपनी माँ को याद किए। और याद करने के बाद, जैसा लेखक साहब इस लिखते हैं कि माँ को याद करने के बाद ऐसा महसूस हुआ उनको कि जैसे आधे बेहोशी में महसूस हुआ कि जैसे कि माँ आई हुई है, और पीला सा रोशनी प्रकट हुआ है, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमको डर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है कि हम पानी में हैं, आराम लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, और लग रहा है कि माँ आई हुई है, और माँ हमको कोमल बाहों से उठा करके और किनारे ले जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। और उसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गए, पता नहीं चला कि मैं कहाँ, कोई कहाँ। जब वह होश में आए तो अपने उसी नदी के किनारे, वायमतीय तट पर ही, अपने आप को पेट के बल लेटे हुए और उल्टी करते हुए पाए। चमत्कार समझिए कि जिस नदी में 9 फीट की गहराई और बीच नदी में जहां पर समझिए कि पानी बहुत तेज गति में हो, उस जगह पर बेहोश हो जाने का मतलब होता है कि बह के कहीं चला जाना। लेकिन माँ के याद करते ही कुछ ऐसा चमत्कार उनके साथ हुआ कि वह जो है कि नदी के किनारे आ गए, और वह जो लड़का था जो फेंका था वही खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। तभी संजोग से एक व्यक्ति वहां पर आया। दोस्तों को शायद उस दिन नहीं आना था, वो लोग कोई नहीं आए। एक दूसरा व्यक्ति आया और वो देखा कि कोई लड़का बहते बहते आया हुआ है। उसने उस जो लड़का फेंका था उसी के सहायता से उसको बोला कि चलो उठा उठा उसको देखते हैं, लगता है को कहीं से बहते हुए आया है, सांस लेकिन चल रहा है अभी। तो दोनों लोग जो है उसको उठा करके ऊपर किए, देखे कि सांस चल रहा है। तो एक लॉकर रूम होता है जहाँ पर तैराक लोग रेस्ट करते हैं तैराकी करने के बाद। तो वहाँ पर ले गए, तो वहाँ पर उनका पहला प्राथमिक चिकित्सा, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट एड बोलते हैं, हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, तो करवाया गया। पेट का पानी सब निकाला गया, बढ़िया से होश में लाया गया। होते हुआते सुबह का 10 बजे से घटना शुरू हुई थी, होते हुआते शाम का 4 बज गया। उसके बाद वो लेखक साहब धीरे धीरे उठे और चले गए घर। और जब घर गए तो अपने कमरे में जाकर के अपने बेड पर सो गए और खूब रोए, रोते रोते सो गए, खाना नहीं खाए रात को। सुबह जब हुआ तो जब उठे तो जैसे लग रहा था कि वो उनका हाथ और पांव बहुत कांप रहा है, जैसे कि वो धुना के फेंका जाएंगे। ऐसा लगता था कि जैसे अंदर अंदर बुखार है और चल नहीं पा रहे हैं, और ऊंचाई से देखने में डर लगता था।
और कोई भारी काम नहीं कर पाते थे। और पानी से तो इतना डर हो गया कि नदी तालाब तो दूर की बात है, घड़े और गिलास में रखा पानी से भी उनको डर लगने लगा। कितने बार तो इस प्रकार से पानी का डर उनके पास इतना हो गया कि नदी तालाब की तो दूर की बात है, घड़ा और गिलास में रखा पानी से उनको डरने लगा। बहुत दिनों तक तो वह स्नान नहीं किए, बहुत दिनों तक तो पानी नहीं पिए। इस प्रकार से जब वो बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे, तो मानो पानी का डर भी उनके साथ युवा हो रहा था। जब युवक होने की स्थिति में जब आए तो पानी का डर भी उनके साथ युवा हो गया। अब कभी भी जब वह कहीं जाते, कोई नदी देखते, कोई तालाब देखते, कोई पोखरा देखते, तो वहां देखते कि कोई लोग नहा रहा है, कोई बाथिंग कर रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई अपना पानी में अपना एक्टिविटी कर रहा है। तो इनका भी मन करता था कि हम भी जाएं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते थे, वह वायमसीए तट पर जो हुई थी घटना उनके दिमाग में आ जाता था, और जैसे दिमाग में आता था वो उसका हाथ पांव कांपने लगता था और फिर पीछे घर की ओर चल जाते थे। मतलब कि पानी का डर उनको पीछा करता था, उनको खाने नहीं देता था, उन्हें पीने नहीं देता था, उन्हें जीने नहीं देता था। पानी का डर उनके अंदर में इस प्रकार से कदर समा गया था कि उनके साथ उठता बैठता था। तो देखिए बच्चों, ये एक प्रकार का जो डर जो बोलते हैं एक मानसिक बीमारी है। आप सभी बच्चे गांव में होंगे, गांव में भूत प्रेतों की चर्चा होती है। दरअसल भूत प्रेत नाम का कोई चीज नहीं है, ये डर है, एक मानसिक वहम है जो डर पैदा करता है भूत प्रेत के प्रति। तो लेखक साहब जो हैं, उनके दिमाग में जब ये बात, हाथ पांव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाथ पांव में, लेकिन जब दिमाग में बात आती थी कि वायमसीए तट पर मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो जो है डर जाते थे और फिर नदी तालाब से दूर भाग करके घर पहुंच जाते थे। अब लेखक साहब सोचे कि आखिर इस डर से कब तक जीना। उस डर को दूर भगाने के लिए उन्होंने परमानेंट इलाज खोजने का प्रयास किया। और क्या इलाज खोजे कि उन्होंने एक ऐसा प्रशिक्षक को ढूंढा, ऐसा ट्रेनर को ढूंढा जो अच्छा तैरना सिखाना जानता हो, और उनको सारा बात बताया कि ऐसे मेरे साथ ऐसा घटना हो गया है। तो ट्रेनर साहब बोले कि एकदम आपका जो है सब कुछ हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनर साहब के माध्यम से उन्होंने जो है अपना डर को दूर भगाने का प्रयास किया। अब आप गौर कीजिएगा कि अगर ऐसा भारत में होता, भारत के किसी गांव में होता, तो लोग सीधे सीधे भूत प्रेत से जोड़ देते कि वह जो तुमको फेंका लड़का, वो लड़का नहीं फेंका, बल्कि प्रत्येक वर्ष जो आदमी डूबता था उस नदी में, उसका भूत जो है उस लड़के में प्रवेश कर गया और वही उठा के फेंक दिया। और हम लोग इलाज कहां ढूंढते? किसी ट्रेनर के पास नहीं जाते, बल्कि किसी जादू टोना टटका जो करता है उसके पास जाते और उससे इलाज ढूंढवाते। तो वो क्या करता? वो तो पैसा आप लोगों से ठगता, और उसके बाद जो है इधर उधर करके मरीज को और मार देता। लेकिन यहाँ ये अमेरिकी कहानी है। यहाँ पर देखिए कि लेखक साहब कितना सही तरीके से इलाज को ढूंढे। तो ट्रेनर साहब क्या किए कि लेखक साहब के चारों ओर एक बेल्ट बांध दिए, बदन में चारों ओर बेल्ट बांध दिए, और बेल्ट बांध करके एक बड़ा सा रस्सी लिए, मोटा रस्सी, और रस्सी में घिरनी लगा दी, एक सिरा में घिरनी लगा दिए। घिरनी आप लोग समझते होंगे, जो कुआं में जो है पानी निकालने के लिए लगाया जाता है घिरनी, उसको वही लगाया छोटा सा, और लगा करके लेखक साहब के पीछे अटैच ऐसा कर दिए बेल्ट के साथ कि वो सरकता था लेखक साहब के कमर से लेकर गर्दन तक, और एक सिरा, रस्सी का दूसरा सिरा जो है वो अपने हाथ में पकड़ लिए। और उसी नदी के वायमसीए तट पर पुल के ऊपर खुद रह गए, प्रशिक्षक ट्रेनर साहब खुद हो गए, और लेखक साहब को पानी में
मैंने पानी नदी के पानी के सतह पर, पानी में नहीं, पानी के सतह पर, जैसे मान लीजिए कि पानी इतना दूरी पर है तो पानी के सतह पर इस प्रकार से ऐसे चेहरा जो है वो पानी के तरफ उसको लगा दिए, चेहरे को पानी के तरफ लगा दिए, मैंने उल्टा लटका दिए और लटका करके वो एक सिरा तो अपने रस्सी पकड़े हुए थे ऊपर में पुल के ऊपर, और दूसरा सिरा जो है कि लेखक साहब के उस घिरनी के साथ था जो सरकता था कमर से गर्दन तक, और उसी के माध्यम से पानी के सतह पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करवाते थे, पानी में नहीं, पानी के सतह पर। हाँ, कभी कभी थोड़ा छोड़ते थे तो लेखक साहब छटपटाते थे, मैंने पानी के अंदर जब हल्ला ढीला जब छोड़ते थे तो लेखक साहब पानी में, अब जब पानी में आते थे तो लेखक साहब छटपटाते थे तो ट्रेनर साहब उसको फिर ऊपर कर देते थे। इस प्रकार से आगे पीछे 3 महीना चला, सप्ताह में 5 दिन, 2 दिन छुट्टी रहता था और प्रत्येक दिन 2-2 घंटा यही चलता रहा, आगे पीछे 3 महीना करने के बाद हल्का हल्का पानी का डर कुछ कम हुआ। अब जो प्रशिक्षक साहब, ट्रेनर साहब जो थे, लेखक साहब को बोले कि अब दूसरा एक्सरसाइज करवाएंगे। अब क्या बोले कि आप पानी के किनारे बैठ जाइए, नदी किनारे बैठ जाइए और मात्र चेहरे को जो है पानी में डालिए और सांस को छोड़िए, फिर उठाइए, सांस को लीजिए, फिर पानी में डालिए, सांस को छोड़िए, फिर उठाइए, सांस लीजिए। इस प्रकार से 100 टाइम्स, 100 बार ऐसा करवाया गया। ऐसा करवाने के बाद फिर हल्का हल्का पानी का डर कुछ कम हुआ। उसके बाद प्रशिक्षक साहब बोले कि अब आपको जो है तैरना सिखाएंगे पानी में। तो रबड़ का ट्यूब लाए, हो जैसे ट्रक का ट्यूब होता है ना, उसे लाए और उसके ऊपर लेखक साहब को बैठा दिए। अब बोले कि हाथ पाँव मारिए पानी में, खाली आप बैठे बैठे पानी में ऐसे ऐसे छप 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 कीजिए। तो पहले तो लेखक साहब ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही पानी में हाथ पाँव डालते थे एकदम हाथ पाँव टाइट हो जाता था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद वो कंट्रोल कर लिए हाथ पाँव पर। अब रबर का ट्यूब हटा दिए, अब बोले कि अब हम खुद आपको पकड़े हैं कमर में, अब आप जो है हाथ पाँव मारिए। तो कमर पकड़ लेते थे लेखक, प्रशिक्षक साहब लेखक का, और लेखक साहब हाथ पाँव मारते थे पानी में। तो 1 सप्ताह उसी तरह से रहा, एकदम टाइट हो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल किए। इस तरीके से धीरे धीरे करके 3 महीने में, मतलब कि उधर 3 महीना जो आगे पीछे करवाते थे उसको छोड़ करके इधर 3 महीना, यानी कि टोटल 6 महीने में जो है प्रशिक्षक साहब लेखक साहब को परफेक्ट कर दिए तैरने में, और तैरने की जितनी कलाएं हो। इस प्रकार से प्रशिक्षक साहब जब उनको बताए कि मैं टेस्ट करना चाहता हूं, आप इस तट पर जाइए और उस तट से उस तट पर आइए और पानी का हर एक जो कलाम सिखाए हैं तैरने का वो सब करते जाइए। बीच में देखिए कहीं डर आता है क्या, अगर डर आ गया तो मैं समझूंगा मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है। तो लेखक साहब वैसा ही किए। लेखक साहब जो है इस तट पर छलांग लगाए और एकदम सारे पानी का जो कला होता है वो करते 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 जा रहे थे। उस तट पर जब पहुंचे तो वहां जाने के बाद प्रशिक्षक साहब पूछे कि क्या कोई डर आया क्या? लेखक साहब बोले कि नहीं, हमको कोई डर नहीं आया। तो प्रशिक्षक साहब बोले कि ठीक है, तो मेरा काम समाप्त हो गया है, अब मैं चलता हूँ। वो चले गए। उनके जाने के बाद संजोग देखिए कि उस तट पर कोई था भी नहीं। अब जो ट्रेनर साहब थे, प्रशिक्षक साहब, वो जा चुके थे। अब लेखक साहब सोचने लगे कि जब सर थे तो शायद डर नहीं आया, अब कहीं अकेले में हो सकता है डर आ जाए, मैं देखूं। क्योंकि आप लोग बच्चों, उदाहरण से मैं समझाता हूँ, जब पहले साइकिल चलाना सीखे होंगे तो आपकी माँ, चाहे आपकी माँ भाभी, चाहे आपकी दीदी, चाहे पिताजी पीछे पकड़े होंगे और बोले होंगे कि हाँ मैं पकड़ा हूँ, आप तुम साइकिल सीट पर बैठ जाओ, आगे देखना, हैंडल संभालना, पहले मारते जाना। आप पहले मारते जा रहे हैं, बहुत दूर जब निकल गए तो पीछे देखे कि अरे कोई नहीं है, अब आप गिर गए। तो देखिए, जब तक एहसास था, वो लोग आपके जो पीछे पकड़े तो बहुत पहले छोड़ चुके थे, लेकिन जैसे आपका एहसास था कि मुझे कोई पकड़ा हुआ है, तब तक आप नहीं गिरे।
जब आपको पता चला कि मेरे कोई नहीं है पीछे, तो आप गिर गए। उसी प्रकार से लेखक साहब सोचे और वह फिर छलांग लगाए, और छलांग लगाने के बाद पानी का जो तैरने का जितना कला होता है सब करते हुए आ रहे थे। तो नदी के जब बीचों बीच पहुंचे, उस तट और इस तट के बीचों बीच, तो चारों तो जो पानी 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 जो देखे ना, पानी का डर आ गया, हल्का हल्का पानी का डर आ गया और वहां खड़ा हो गया। तब लेखक साहब सोचे कि अगर हम इस पानी का जो डर आ गया, अब इस डर को अगर हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो क्या होगा कि YMCA तट वाला मामला हो जाएगा। इसीलिए पानी के डर को उन्होंने डांटा, बोले ए डर, तुमको डरा नहीं सकता है। और उसके बाद हाथ पांव मार के किनारे आ गए। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि लोग रात में अगर भूत प्रेत से डरते हैं तो बजरंगबली का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए होने देना चाहते हैं, ताकि नहीं चाहते हैं कि जो भी डर है वो मेरे ऊपर हावी हो जाए। तो उसी प्रकार से उन्होंने डर को डांटा और फिर किनारे आ गए। जब वो किनारे आए तब लेखक साहब सोचने लगे कि अभी पानी का डर जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब वह अकेले अकेले कई प्रकार के झीलों, नदियों, तालाबों में अकेले अकेले पानी का डर दूर करने के लिए तैरा करते थे, और धीरे धीरे अकेले अकेले में ही पानी का डर खत्म होने लगा। अब क्या हुआ कि अंत में एक जगह का नाम है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर। जगह का नाम क्या है? न्यू हैम्पशायर। उस जगह पर एक बहुत बड़ी झील है, जिस झील का नाम है वेंटवर्थ। क्या नाम है? वेंटवर्थ। उस झील, वह जो झील था वह घने जंगल में था, दूर दूर तक आबादी नहीं थी, और चारों ओर पहाड़ थे, खाइयां थी, घने जंगल के बीच वो झील था। लेखक साहब सोचे कि अगर इस झील में मैं अकेले तैर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं पानी के डर पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिया हूं। तो सुबह सुबह वो झील की ओर चले गए और अपना कपड़ा वपड़ा खोल करके स्विमिंग सूट पहन लिए, और उस झील के बीचों बीच एक टापू भी था। वो झील बहुत बड़ा था और बीचों बीच एक टापू था। टापू आप सभी बच्चे समझते होंगे, नदी या तालाब या समुद्र के बीच में कोई अगर जमीन निकल जाता है, जमीन का हिस्सा, उसे टापू बोलते हैं। इंग्लिश में उसे आइलैंड बोलते हैं। इस प्रकार से लेखक साहब जो हैं वह उस झील में सुबह सुबह गए और जाकर के अपना स्विमिंग सूट पहन लिए, और जैसा कि हम अभी आपको बताया कि टापू था उसके बीच में, तो वो सोचे कि उस टापू पर जाएंगे और फिर वहां से रिटर्न होंगे। तो वह झील में छलांग लगा दिए। उसके बाद पानी का जितना तैरने का कला होता है सब करते हुए जा रहे थे। जब उस टापू और इस तट के किनारे के बीच पहुंचे, माने कि झील के बीचों बीच पहुंचे, तो जब चारों तरफ पानी पानी देखे तो डर नहीं आया। फिर सोचे कि पानी के नीचे देखें, गहरे पानी में देखें, पानी का डर आता है क्या, ऐसा सोचे वो। जैसे गहरे पानी में जब नीचे देखे तो एकदम गहरा काला काला पानी जब देखे तो पानी का डर आ गया, एकदम हल्का हल्का डर आ गया, वहां खड़ा हो गया। अब फिर सोचे कि अगर इस डर को मैं हावी होने देता हूं तो फिर YMCA तट वाला मामला हो जाएगा। इसीलिए वो डर को डांटे, बोले डर, तुमको डरा नहीं सकता है। और उसके बाद वो फिर तैर के टापू पर आ गए। अब सोचे कि देखते हैं वापसी में क्या होता है। उसके बाद फिर पुनः टापू से वह छलांग लगाए झील में, और फिर तैरते हुए आ रहे थे। जब बीचों बीच पहुंचे तो चारों तरफ पानी देखे, डर नहीं आया। अब सोचे कि देखें पानी के नीचे डर आता है क्या, तो पानी के नीचे देखे तो भी डर नहीं आया। उसके बाद वह जो है झील के किनारे आ गए तैर करके, और जोर से चिल्लाए कि मैंने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर लिया है। जो चारों तरफ जो पहाड़ था उनकी आवाज़ गूंज रही थी। इस प्रकार से लेखक साहब जो हैं पानी के डर पर विजय प्राप्त किए। और सोचिए कि जो लेखक मरने वाले थे, मरने जैसे थे, पानी का डर उनको समा गया था। वो एक समय ऐसा हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार बने, और इस प्रकार से उन्होंने जीवन को जिया। तो पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मैं एक नया जीवन मुझे प्राप्त हुआ है।
और अब वह भारी काम करने से नहीं उनको खराब नहीं लगता था, ऊपर से देखने में डर नहीं लगती थी, और किसी भी पहाड़ चोटी पर चढ़ सकते थे, और किसी भी झील नदी तालाब में तैर सकते थे। पानी का डर उनको दूर रहता था। इस प्रकार से लेखक साहब अंत में यह कहना चाहते हैं हम सभी को कि ये जो डर है, ये वास्तविक डर से लोगों को डर नहीं लगता है, बल्कि डर का जो डर है उसी से लोगों को डर लगता है। मतलब आप सभी बच्चे समझे होंगे कि मौत से डर नहीं है। उनका कहना यह है कि मौत से डर नहीं है, बल्कि मौत का डर जो है उसी से लोगों को डर लगता है। जैसे कि आपको अगर हम कह दें कि कल तुमको कोई पीटेगा, तो आप जब तक वो परिस्थिति आपके सामने नहीं आती है तब तक आपको डर लगा रहा है कि कौन पीटेगा कौन पीटेगा कौन पीटेगा। और जब कल हुआ, कोई पीटने वाला जो था वो आपके सामने जो आया, तो पता चला कि वो मेरा मित्र ही है, वो रिश्तेदार है, तो नहीं पीटा आपको। लेकिन पहले आप डर रहे थे कि कौन पीटेगा कौन पीटेगा। तो उसी प्रकार से परिस्थिति जब आती है तो हम लोग किसी न किसी तरह से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन पहले डरते रहते हैं कि क्या होगा। उसी प्रकार से लेखक साहब कहते हैं कि मौत में डर नहीं है, बल्कि मौत के पहले जो डर होता है मौत का, उसी से लोगों को डर लगता है। ऐसा वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मौत का भी अनुभव लिया और मौत के पहले जो डर होता है उसका भी अनुभव लिया। अंत में लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि यह जो कहानी जो मैंने बताया है वो उन्हीं लोगों को सच्चा लग सकता है जो लोग कभी मौत के मुंह में घुस करके निकल गए हों। बाकी लोगों को ये मजाक लग सकता है कि कोई 3 बार कैसे ऊपर नीचे पानी में होगा भाई, तो कोई तो बह जाएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। तो लेखक साहब इस प्रकार से पानी के डर पर विजय प्राप्त किए और लोगों को एक संदेश दिए कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए। डर से आज़ादी की एक चैप्टर है। साथ ही साथ बच्चों इसमें एक और मैसेज भी है कि माँ का जो स्थान होता है वो दुनिया में सबसे ऊपर होता है। भगवान भी जो धरती पर आते हैं तो माँ को पूजते हैं। इस धरती पर बहुत लोग महापुरुष लोग आए, राम आए, कृष्ण आए, वो लोग इतने महान पुरुष थे, इतने तक शक्तिशाली थे जो डायरेक्ट धरती पर आ सकते थे, लेकिन ऐसा होने से माँ का स्थान खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले माँ के गर्भ में आए तब धरती पर आए, ताकि माँ का स्थान बना रहे। तो माँ का मैसेज क्यों इसमें है, सो देखिए कि लेखक साहब को देखिए, वो 9 फीट की गहराई बीच नदी जहाँ तेज बहाव थी वहाँ पर बेहोश हो गए। तो होना तो ये चाहिए था कि बह के कहीं चला जाए, लेकिन माँ के याद करते ही वह जो है कि सामने आ गए। तो इसका मैसेज एक और भी क्या है कि मदर मीन्स व्हाट, मदर मीन्स मिराकल, मतलब माँ का मतलब चमत्कार। तो ये जो है चैप्टर आप सभी बच्चों को ये भी 2 मैसेज देता है। एक मैसेज देता है कि माँ की तुलना जो है वो किसी भी रिश्ते से नहीं की जा सकती है, माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है। और दूसरा मैसेज यह है कि मनुष्य को कभी भी डरना नहीं चाहिए, डर के आगे ही जीत है। धन्यवाद।